तो अब हमने जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा हुआ था कि जो ली है वो उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ जाती है और वो कांटे ली को लगने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे वो मॉन्स्टर भी देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, लगता है कि इस विस्फोट के साथ वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन तभी थोड़ा सा फॉग हटता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने बैरियर बना लिया होता है जिससे ली की रक्षा हो चुकी होती है। एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना है, क्या तुम ठीक हो। जिससे ली बोलती कि तुम्हारा थैंक्स। अब ये भी क्या हुआ, क्या तुम सचमुच में यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर है। जिससे वो बोलता है कि हाँ, वैसे तो बेबी ने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी शक्ति को कभी ना दिखाऊं किसी को, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि मुझे दिखाना पड़ रहा है। मैं अंडरटेकर एसोसिएशन में काम करता हूँ और बेबी के नीचे दरअसल में कोई और नहीं बल्कि 12 राशि चक्र में से एक डॉग का राशि चक्र हूँ और मेरा नाम है ओस। अब ये बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा सरप्राइज रहती है। एंड यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसका बैरियर एकदम से टूट जाता है। यहाँ पर ली उसके पास आती है, बोलती क्या तुम ठीक हो। तभी वो वहाँ तो नोनिम बोलता है कि पीछे हटो 1 मिनट के लिए। तो बोलता है लेकिन, तभी उसके पास आता है नोनिम और बोलता है कि 1 मिनट, तुमने क्या कहा कि तुम किसके नीचे काम कर रहे हो, बेबी की। लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तुम 12 राशि चक्र में से एक हो। जिससे वो बोलता है कि हाँ, शायद तुम नोनिम होंगे, तुम मुझे नहीं पहचानते होंगे क्योंकि तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते हो। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है तो वो एक और शील्ड क्रिएट करता है और उसे बचने की कोशिश करता है। और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहा होता है। उसका अटैक उसे संभाला नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। सो वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी अभी नया आया हूँ, 12 राशि चक्र में से मुझे एक में अभी कुछ समय पहले ही शामिल किया गया है। जब मास्टर योनी ह्यूमेरानियम ने अभी कुछ समय पहले जब रिटायर किया था ना, तभी मुझे शामिल किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बैरियर टूट जाता है और वो गिरने ही वाला था। तभी वहाँ पे उसे ली आकर के बचा लेती है और दूर ले जाती है। तो वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। जिससे वो गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा होता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। नोनी बोल रहा होता है क्या तुम सचमुच में 12 राशि चक्र में से एक हो। तुम सिर्फ इस बैरियर को बना करके उसके अटैक को रोकने में ही इतनी बुरी हालत हो गई। राशि चक्र तो इतने ताकतवर होते हैं, आखिर ये कैसे। जिस पर वो बोलता है ओस कि हाँ ये सच है, लेकिन 12 राशि चक्र होने के बाद मेरे पास कोई ताकत अब बची नहीं है। जब से मुझे इंसान बनाया गया है तब से इंसान के दायरे में ही मैं रह रहा हूँ और टियोल्बो निम ने हमारी सारी शक्ति हमसे वापस ले ली है। इसीलिए अब मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही अपना कफन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद नोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलते हैं कि क्या, क्या उसने तुम्हारी शक्ति वापस ले ली। ट्यूल्बो ने तुम्हें अबेंडन कर दिया। आखिर वो क्या कर रहा है, अपने कॉमरेड के साथ कोई इस तरीके से करता है, किस तरह का इंसान है वो। तब तुम्हारी शक्ति का क्या हुआ है, क्या उसने वो पूरी की पूरी शक्ति खा ली है। वो पागल आदमी कर क्या रहा है, वो आखिर गया कहाँ। चीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्ग को जो कि बोल रहा होता है मास्टर। यहाँ पे हमारा एमसी अपने स्पेशल पावर को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है टियोल्बो, मैं तुम्हारे अंदर टियोल्बो की शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ। आखिर ये कैसे, क्या टियोल्बो ने राष्ट्रीय चक्र को त्याग दिया है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ। हमारा एमसी बोलता है किस लिए, आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, उसने राष्ट्रीय चक्र को क्यों त्याग दिया और दोबारा क्यों पाना चाहता है। जिस पर कोई जवाब नहीं देता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि घुटने टेको मेरे सामने और जितना जल्दी हो सके मेरे सामने सलेंडर कर दो और अपनी वफादारी पर के बारे में एक बार फिर सोचो। हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अगर तुम अभी नील डाउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी और कड़ी सज़ा दूंगा, तुम शायद मर भी सकते हो। जिस पर बोलता है कि क्या, क्या आपकी ये समझाने का तरीका है। नहीं करता मास्टर। इस बात को सुनने के बाद हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि नहीं, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हो, बस जल्दी से सच उगल दो वरना। यहाँ पर बोलता है कि नहीं मास्टर और हंसने लग जाता है और बोलता है कि वो हो मास्टर, लगता है कि आपको थोड़ा जहमत उठानी पड़ेगी। उसने मुझे बचाया है और मुझे विश्वास है कि मैं उसकी ताकत से आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज़ करने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मरना होगा, ये मेरा नेम। यहाँ पर हमारे एमसी की एक आंख पर भी असर डालता है जिससे हमारे एमसी की एक आंख काम नहीं करती। मन सोच रहा होता है हमारा एमसी, ओ नो, लगता है उसने ब्लैक लॉक का इस्तेमाल मेरी दाहिनी आंख पर भी किया है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है मॉन्स्टर यानी कि वो मॉन्ग कि उसे मार डालो जितने भी हो। सारे के सारे जॉम्बीज हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं मारने के लिए। एंड यहाँ हमारा एमसी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। तभी एक जॉम्बी उसके पीछे से अगर उस पर हमला करता है तो हमारा एमसी एक ही बार में उसे ख़त्म कर देता है। अपनी स्टॉल उठाता है और उस जॉम्बी की आर पार कर देता है, फेंकता है इस तरीके से कि उस जॉम्बी की आर पार हो जाती है। एक जॉम्बी और हमारे एमसी पर हमला करता है तो हमारा एमसी उससे उतना बुरी तरीके से मारता है कि बिल्कुल ज़मीन में धंस जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी बड़ी बुरी तरीके से उन सबको मार रहा होता है। एंड यहाँ वो सरप्राइज हो रहे होते हैं। हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड से अपनी गाजर मूली की तरह उन्हें काटने लग जाता है। स्वॉर्ड फेंकता है जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे के सारे जॉम्बी बहुत ही बुरी तरीके से कट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं और सरप्राइज हो रहे होते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड फेंकर कैसे मार लेता है। हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और बहुत ही बुरी तरीके से जितने भी जॉम्बी होते हैं उन्हें काटना शुरू कर देता है।
यानी यहाँ पर ये चीज़ देख देख करके सब सरप्राइज हो रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने गुस्से में स्वॉर्ड फेंक फेंक करके उन सबको ख़त्म कर रहा होता है। वो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या है, आखिर ये स्वॉर्ड इस तरीके से फेंक कर कैसे ख़त्म कर पा रहा है। उसकी उड़ती हुई स्वॉर्ड यहाँ पे हमारा एमसी एकदम गुस्से में देख रहा होता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है अपनी फायर टेक्निक से। तभी वहाँ पर एक और जॉम्बी आ जाता है और हमारे एमसी के पीछे अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी बड़ी ही आसानी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और सारे के सारे जॉम्बियों को अपनी फायर टेक्निक से ख़त्म किए जा रहा होता है। सारे जॉम्बी फिर भी हमारे एमसी पर भारी पड़ रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को वापस बुलाता है और उन्हें फिर से गाजर मूली की तरह ऐसे काट रहा होता है मानो जैसे कोई सामान काट रहा हो, इतनी बेरहमी से। यहाँ पे सारे के सारे जॉम्बी सरप्राइज रहते हैं एंड यहाँ पर वो मॉन्क भी सरप्राइज रहता है कि उसकी इतनी बड़ी सेना को हमारे एमसी ने एक ही बार में गाजर मूली की तरह काट डाला। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ली को, जो कि मन बेचारे हमारे एमसी की सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है उसके लिए कि वहाँ पे लगता है हालत बहुत सीरियस है, पता नहीं मास्टर कैसे होंगे। यहाँ पे नोनिम को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सो बोलता है कि फिक्र मत करो, मास्टर सही होंगे और तुम इतनी तकलीफ है तो खुद पर ध्यान दो। यहाँ पे वो उसके अटैक से बच रही होती है, उसकी नोक से, और सोच रही होती है आखिर किया क्या जाए। यहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं वो मन सोची जा रही होती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस तरीके के कांटे पता नहीं कब और कहाँ से आ जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके के हैं, ज़मीन में कहीं से भी निकल रहे हैं। इस अटैक से तो बचवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो उसके हर अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉच कर रही होती है मगर उसके गाल में खरोच आ गई होती दोनों दोनों गालों में। तभी वहाँ उसके आसपास सारे के सारे जो कांटे होते हैं वापस से उगने लग जाते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी वो डॉच कर लेती है उसने और सोच रही होती भागते हुए कि मुझे जितना जल्दी हो सके भागना होगा, उससे बचना होगा। और ऊपर देख रही होती कि वो ऊपर है, लेकिन आखिर मैं उस तक पहुंचूं कैसे, कैसे उस पर हमला करूं, समझ में नहीं आ रहा वो इतना ऊपर है। तभी वहां पर वो बोलता है ओस कि ये क्या है नोनिम, क्या आप कुछ करने नहीं वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वो बोलता है नोनिम कि चुपचाप खड़े रहो। जिस पर बोलता है कि लेकिन नोनिम ये कैसे हो सकता है, वो अकेली उन सबको नहीं हरा सकती है, वो जॉम्बी बहुत ताकतवर है और उसने कफन यानी अपने स्पिरिचुअल पावर को भी पहन के रखा हुआ है। सो बोलता है कि खैर ये सच हो सकता है लेकिन हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर बोलता है कि क्या, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है ना, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या अवेकन होने तक हम इंतजार करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर वो बोलता है नोनीम कि नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करने भी नहीं वाला हूँ, मेरा मदद करने से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर पूछता है लेकिन क्यों। जिस पर नोनीम बोलता है कि ऐसा सिर्फ तुम सोच सकते हो कि मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है और वैसे भी मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे इंसान की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, इंसान को अपने से खुद से लड़ना चाहिए और उसकी खुद की लड़ाई है, वहाँ पर जीना और मरना तो एक आम बात है। जिस पर वो बोलता है कि लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो नोनिम, ऐसा कैसे कर सकते हो। नोनिम बोलता है कि मैं बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इंसान की ज़िंदगी या मरने से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमेरानिम यानी कि मेरे मास्टर की सलाहकार हूँ और उनकी इच्छा का ही पालन करता हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी मुझे इंसान को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही है, इसलिए जाओ जाकर खुद ही मदद करो, मैं उन्हें पसंद भी नहीं करता। वैसे तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम जाकर क्यों नहीं चल जाते हो, और हाँ चीज़ें सुलझाने में सिर्फ मेरी मदद करो, समझ में आया ना, फालतू में ये सब कुछ मत करो। जब ये मेरे नेम की बात आएगी तो मैं उन्हें रिपोर्ट कर दूंगा कि उसे बचाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं कर सका। जिस पर वो बोलता है कि लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या तुम उसे मरने दोगे इस तरीके से। जिस पर बोलता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी उस बोझ से मुक्ति पाने का बस यही एक रास्ता है, मरने दो। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, वहीं पर उसके कांटे भी अटैक कर देते हैं। बोल रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पर ली आती है और उसके एकदम पीछे से ही गले लग जाती है, जिस पर वो अटैक ली के लग जाता है। और यहाँ पे मन सोच रहा होता है कि ओह नो, एक पल के लिए मैं उस ज़ॉम्बी के बारे में तो भूल ही गया था। यहाँ पर वो ली को देखते हैं जिसके पीछे कांटे ही कांटे लग गए होते हैं। सो बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर ली बेचारी नीचे गिर जाती है और उसकी पीठ में से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। यहाँ वो ज़ॉम्बी बोल रहा होता है कि अरे वाह देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ोगी। वहीं पर हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जो कि उसके पास आ रहा होता है और एक जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो एकदम से नीचे जाकर गिरता है। और यहाँ वो बंदा मन सोच रहा होता है डैम इट, जितना जल्दी हो सके मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा। वो तुरंत नीचे आता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए टाइम बाय करता हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और उसके खून बहने मत दो। वो आगे जा रहा होता है एंड यहाँ पे वो उस बोल रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुम इस तरीके से क्यों कूद गए। जिस पर ली बोलती है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बचा सकती हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए उन लोगों की जगह पर जहाँ पर खाली लोग रह रहे हैं, शायद उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। जिस पर बोलता है कि नहीं, अगर तुम इतनी कमज़ोर हो और अगर मैं भी चला गया तो तुम कैसे काम करोगी, ये नहीं हो सकता है। नो नेम, क्या तुम सचमुच में सब कुछ देखने वाले हो, तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं हो, वो लगभग मर जाएगी इस तरीके से। नो नेम बोलता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है ली कि मुझ पर यकीन रखो, तुम फिक्र मत करो, किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर कर लूँगी। इससे पहले कि लोगों को एक बहुत ही बड़ी शक्ति की स्रोत की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हंसते हुए बोलती कि प्लीज़ उनकी रक्षा करो,
मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी, जाओ जल्दी से। यहाँ पर वो सरप्राइज रहता है ओस, एंड यहाँ पर नोनिम को देख रहा होता है एंड मुस्कुराते बोलता है कि नोनिम, सचमुच में तुम बहुत अजीब हो। लेकिन वो उसके पास आता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जिस पर सरप्राइज रहती है। यहाँ वो अपना कफन देते हुए बोलता है कि ये लो, ये मेरी स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ कफन है, ये तुम्हें मदद करेगा। ध्यान देना कि इससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। यह नोनी मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस एक सलाहकार हूँ, सलाहकार किसी की मदद नहीं कर सकता है, और वैसे भी मेरा काम है सिर्फ मेरे मास्टर की काम को पूरा करना या फिर उनकी बात मानना। इंसान को बचाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कफन दे या वो मर जाए। छोड़ो इन बातों को। यहाँ पर हमारे नोनी को मतलब सचमुच में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमें उसी मॉन्क को, जो कि सरप्राइज रहता है हमारे एमसी को देख देख करके कि किस तरीके से हमारे एमसी गाजर मूली की तरह उसकी पूरी पूरी सेना को काट दिया होता है। और वो पसीना पसीना होते हुए मन सोच रहा होता है कि अब मैं जानता हूँ कि वो आखिर इतना ताकतवर क्यों है। एक पल के अंदर अंदर ही उसने मेरी इतनी बड़ी सेना को ख़त्म कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा, जबकि इस समय वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था कि आज से 2600 साल पहले मैं उसकी कॉमरेड के रूप में काम कर रहा था। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ना जाने कितना लंबा वक्त है जब मैंने उसके साथ काम किया है, लेकिन शायद उसे जानने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है। मेरे ह्यूमेना नीम की शक्ति को और उसकी क्षमता को कभी देखा ही नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो हमेशा ऊपर से बैठ करके ही सारे के सारे लोग क्यों देखा करते थे। उन वो हम पर हमेशा नज़र क्यों रखते रहते थे, और सिर्फ अपने एक शब्द के इशारे पर ही हर किसी को झुका लेते थे। घुटने टेकने पर उसने न जाने कितने से मजबूत लोगों को भी मजबूर कर दिया। वो इतना ताकतवर है, इतना कमज़ोर होने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं सका हूँ। न जाने कितने सारे यहाँ पर पापिया है, उन सबको उसने ख़त्म कर दिया है। यकीन नहीं होता कि वो इतना ताकतवर हो सकता है। शायद इसीलिए ट्योल्वो भी उसके सामने अपना सर झुकाता था, और आज कमज़ोर होने के बाद भी वो उससे डरता है। कभी भी किसी ने भी उसके सामने अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं की है। यहाँ पे हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़े जा रहा होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है, मॉम क्या बात है मास्टर, और हंस रहा होता है। तो हमारा एमसी उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हारे जितने भी कॉमरेड हैं वो सब मर चुके हैं, तुम हार चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हंस रहे हो। जिस पर बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है मास्टर, मैं हंस रहा हूँ और मैं अपनी हंसी रोक भी नहीं सकता हूँ। मैं सोच नहीं सकता था मास्टर कि आप अपने कमज़ोर वक्त में भी इतने ताकतवर हो सकते हैं। आपने अपनी मजबूत तलवार से इतना अच्छा कुछ कर लिया, क्या बात है। क्या ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे माफ़ी मांगने का तरीका है, ये किस तरह का तरीका है। यहाँ पर वो हंसते हुए बोल रहा था, नहीं मास्टर, माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है। यहाँ पे अपनी वो छड़ी छोड़ता है तो हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। मैं सोच रहा था कि एक मिनट, उसने अपना कफन हटा दिया। वो अपना कपड़ा हटाता है और बोलता है कि मैं इस छोटी मोटी तरकीब से नहीं डरता हूँ, और अगर ये मेरी छोटी मोटी तरकीब काम नहीं आती है तो मैं अपनी पूरी पावर को अनलेस करूँगा और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है जो मुझे ट्योल्वो ने दी हुई है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है, एंड उसकी 6 पैक एब एंड बॉडी कमाल की लग रही होती है। क्या कमाल की बॉडी पाई है उसने। दिखने से तो ओल्ड मैन लग रहा होता है, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है। सो बोलता है कि मुझे मेरे मास्टर ने, मेरे भगवान ने मुझे ये ताकत दी हुई है, और अब उसी ताकत से मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे हमारा एमसीओ सोच रहा होता है कि नर्क का दरवाज़ा खुल रहा है। शायद वो नीली रोशनी, शायद वो ब्लैक रॉक हेल है, ये वही रास्ता है जिसे मैंने बनाया था। सीन शिफ्ट होता है हमारी ली की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे ली बोल रही होती है कि तुम मुझे अपने स्पिरिचुअल पावर अपने कफन के रूप में मुझे दे रहे हो, लेकिन क्यों अचानक। जिस पर बोलता है कि इस समय जल्दी करो, बताने का वक्त नहीं है। जिस पर ली पूछती है कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक क्यों। जिस पर वो ओस बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की कि तुम इतना कुछ कर लोगी, और वैसे भी मैं तुम्हारे मरने तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। नूनिम तो तुम्हें बचाने से रहा, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें अपना कफन दे रहा हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम अपने बैरियर बना करके रक्षा कर सकती हो। मेरी बैरियर बनाने की ताकत बहुत अच्छी है। जिस पर बोलता है कि शांत हो जाओ, एक मिनट, तुमने क्या कहा, क्या तुम ऐसे कह रहे हो कि नूनिम ने ये सब कुछ बोला। सो बोलती है जाकर के, नूनिम क्या ये सच है, क्या जो ये कुछ कह रहा है सच है, क्या तुम गलतफहमी को दूर नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर नोनिम कोई जवाब नहीं देता है। सो वो समझ जाती है कि हाँ ये सब सचमुच में नोनिम ने कहा हुआ रहता है, उसके मारने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मन सोचती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। तभी वो बोलता है उसकी, एक मिनट रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैं सीरियस हूँ, जल्दी करो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है, ये लो इसे पहन लो। यहाँ पर एकदम सरप्राइज है, तभी उसके पास एक अटैक आता है और वो उस अटैक को डॉच कर लेती है बड़ी मुश्किल से ही। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो अटैक होता है। सो वो बंदा आ रहा होता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। उस जॉम्बी ने उस बंदे की भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी होती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, जितना जल्दी हो सके भागो।
और वो वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद से उस ज़ॉम्बी हंस रहा होता है वो मॉन्स्टर कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा रह गया है। तुम लोग तो बहुत ही कमज़ोर हो। क्या तुम जानते हो कि मुझे कितना मज़ा आता है जब तुम लोग इस तरह से चिल्लाते हो, भागते हो। भागो मत, थोड़ा और चिल्लाओ, थोड़ा और मज़ा करते हैं। ली देख रही होती है सब कुछ। यहाँ पे वो जीप लड़पाते हुए बोल रहा होता है कि अब मैं थोड़ा और मज़ा करूँगा, तुम्हें थोड़ा और परेशान करूँगा, तुम्हें मार खानी पड़ेगी और मैं मज़ा करूँगा। यहाँ पर उसके सामने से काफ़ी सारे कांटे उग रहे होते हैं। यहाँ पे ली देख रही होती है एंड यहाँ वो उसे कांटे ख़त्म करने वाले होते हैं। तभी ली बोलती है कि मैं इसका उपयोग करूँगी, दो मुझे। वो उसकी कफन पहनती है और उसके बीच में आ जाती है और बोलती हैं कि पावर अवेकन। अब जैसे ही वो ऐसा बोलती है, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत ही तेज़ लाइटनिंग स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। आसमान से बहुत ही तेज़ रोशनी गिरती है नीली कलर की, जिसे देखने के बाद नोनी भी सोच रहा होता है कि क्या ये है 12 राशि चक्र में से एक एक डॉग की ताकत। तो ओस की ताकत ये काम करती है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ बैरियर के रूप में काम करती है ना। मैंने सोचा नहीं था कि ओस की ताकत इतनी ज़्यादा होगी, इतनी हद तक। यहाँ पर हमारी ली कफन पहनने के बाद जो उसकी स्पिरिचुअल पावर आई होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा धांसू होती है और क्या कमाल की लग रही होती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्क को जो कि बोल रहा था अमिताभा मास्टर। क्या बात है मास्टर, आपको मालूम होगा ना कि ये वही नर्क है जो आपके 8 नर्क में से एक है, ब्लैक रॉक हेल। ये जगह जो आपने बनाई हुई थी, ये जगह अब मेरी हो चुकी है मास्टर। ट्योल्बो ने ये जगह मुझे दे दी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुरे हत्यारों को और गंदे से गंदे लोगों को लाया जाता है और उन्हें ब्लैक रॉक से बांध करके सज़ा दी जाती है। देखिए मास्टर, वहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेरी जगह है और यहाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ पापियों को सज़ा दी जाती है और ये ब्लैक रॉक ये बहुत ताकतवर हैं, आप इनका सामना नहीं कर सकते हैं। ये मुझे ट्योल्बो ने दी हुई है। ट्योल्बो ने अभी ने मेरे हाथों की कठपुतली बना दिया है मास्टर, और सारी की सारी ब्लैक रॉक को अपने पास बुला रहा होता है और मन सोच रहा होता है कि ये है मेरी ताकत का असली राज। अब मैं बहुत ताकतवर होने वाला हूँ मास्टर, और मैं आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। सो बोलता है मास्टर तैयार हो जाइए, क्योंकि यू मेरा नेम, अब तुम मरोगे, इसलिए जितना हो सके उतना ज़ोर से चिल्लाओ। और वो अपनी ब्लैक रॉक की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है और अटैक कर देता है। हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को नलीफाई करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो अटैक ज़्यादा होता है जिससे हमारे एमसी पर भारी पड़ रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी में होता तो मैं इसे बड़ी ही आसानी से हरा सकता था, लेकिन ये ब्लैक रॉक हेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी ब्लैक रॉक टेक्निक भी बहुत ज़्यादा है। शायद ये ट्योल्बो की शक्तियों की वजह से है, शायद उसने भी इस पर भी अधिकार कर लिया है। यहाँ पर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है रस्सी का, जिसकी वजह से वो संभाल नहीं पा रहा होता है और उस अटैक को नलीफाई करने की कोशिश तो कर रहा होता है, मगर कहीं ना कहीं वो उसे नहीं कर पा रहा होता है। एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, हर एक अटैक को नलीफाई करने के बाद भी काम नहीं बन रहा है, ये बहुत सारी हैं। यहाँ पे तभी आ जाता है वो मॉन्क हमारे एमसी के पास और सीधा हमारे एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। सो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अपनी पुरानी तलवार से तुम मुझे रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो अपना एक पंच लोड करता है और सीधा हमारे एमसी की तरफ मारता है, जिससे हमारा एमसी अपने हाथ से डॉच करता है एंड थोड़ी देर बाद इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि वो खुद ही पीछे जाने के लिए मजबूर हो जाता है और पूरी पूरी ज़मीन टूट जाती है, जिसे देखने के बाद सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि इतनी ताकत, वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि वाह मास्टर, इतना होने के बाद आप इतने ताकतवर हैं। वो बहुत ही ज़ोर से ज़मीन में पटकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ज़मीन टूट जाती है। यहाँ हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए और एक अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से नलीफाई कर देता है बड़ी आसानी से और हमारे एमसी को ही दूर भेज देता है। यहाँ पे हमारा एमसी थोड़ा सा सफ़र कर रहा होता है उसके अटैक से। मन सोच रहा होता है कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो मॉन्क मन सोच रहा होता है कि मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पे हमारे एमसी को एक जोर से अटैक लगता है, जिससे कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा दूर जा करके गिरता है। एंड यहाँ पे बोल रहा होता है कैसा लगा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ये ब्लैक रॉक ये बहुत ताकतवर है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि ये पापियों को दंड देने के लिए नरक बनाया गया है, इसीलिए लगता है कि इसे दोबारा बनाना होगा। तुम्हारी वजह से ये गंदा हो गया है, तुम अपनी इच्छा अनुसार इसे चला रहे हो, तुम इस लायक नहीं हो सचमुच में। मैं तुम्हें अब और इसकी जगह पर रहने नहीं दे सकता हूँ, जल्दी करो और ये ब्लैक रॉक और ये नरक मुझे सौंप दो। वो अपनी फुल पावर को रिलीज़ करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर में अपने कफन को पहन लेता है। तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो, चलो जल्दी से। सीन शिफ्ट होता है, मैं उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि मैंने सोच रहा होता है कि ओह नो, उसने कफन पहन लिया है। यहाँ पर ली बोल रही होती है और बोल रही थी कि वाह, तो ये कफन पहनने की ताकत, मेरे अंदर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे बोल रहा होता है
कि इस चीज़ से कुछ भी नहीं बदलने वाला बेवकूफ़। आखिरकार तुम हो तो एक इंसान ही ना, और वो उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे हमारी ली सब कुछ देख रही होती है और वहाँ पे वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ सकती हो बेवकूफ़? बचने के लिए क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक बैरियर होना काफ़ी है? यहाँ पे हमारे जैसे ही वो अटैक करता है, हमारी ली बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है और बोलती है कि मेरी ताकत तुमसे कहीं ज़्यादा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसे देखने के बाद से वो ओस और यहाँ पर नुमेरा नेम यानी कि नो नेम दोनों एकदम सरप्राइज रहते हैं कि आखिर उसने कैसे किया। मन सोच रहा होता है कि उसने एक ही बार में उसका अटैक रोक लिया, ये तो मैं भी नहीं कर सका। वो जॉम्बी भी एकदम सरप्राइज रहता है। यहाँ पर उन्होंने पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा थी, तुमने तो कहा था कि तुम अभी नए नए हो और तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को देखकर तो मुझे लगा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे कफन में इतनी ताकत कैसे है? जिस पर वो बोलता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ उन्होंने, मैं भी ये पहली बार ही देख रहा हूँ। धोनी पूछता है क्या, क्या तुम्हें खुद की ताकत के बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी है? जिस पर बोलता है कि मैं अपनी कफन के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल पावर से बस एक शील्ड क्रिएट की जा सकती है, लेकिन इतना ताकत वो मुझे नहीं पता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अपनी फिस्ट की टेक्निक से एक शील्ड क्रिएट करके उसे रोका जा सकता है, और उसमें भी मैं बहुत कमज़ोर था। लेकिन ये इतना अच्छी तरीके से इसे इस्तेमाल कर रही है, अलग अलग तरीके से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। तभी एक बंदा उन पर अटैक करता है। सो वो अपने हाथ से ही उसके अटैक को नलीफाई करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम है कि किस तरीके से, लेकिन वो अपने हाथ की बलबूते पर ही अपनी तंत्रिका तंत्र की मदद से, अपनी शक्ति की मदद से अपनी फिस्ट को बांधे बगैर, उसे बांधने की जरूरत ही नहीं है, तब भी वो मेरी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, मेरी स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को रोक रही है। यहाँ पर तभी वो बंदा फिर से उस पर अटैक करता है। सो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है, लेकिन तभी ली उसके अटैक को बड़ी आसानी से बैरियर बना करके रोक देती है। यहाँ पे वो सरप्राइज देता है। यहाँ पे ली बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गई हो, क्या ये मेरा पहला मौका है ना, मैं इस थोड़ा अभी संभाल रही हूँ, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। यहाँ पर उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। दोनों दोनों एकदम सरप्राइज रहती है कि वो इतनी अच्छी तरीके से कैसे उसे सरप्राइज कर पा रही होती हैं। यहाँ पर वो उड़ती जा रही होती हैं एंड अटैक करने के लिए बोल रही होती है कि आज तुम्हारी खैर नहीं है। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि चलो ठीक है, अब ख़त्म करते हैं सब कुछ। उस पर एक ही बहुत ही ज़ोर से वार करती हैं, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है और धड़ा लुढ़कते लुढ़कते इतना दूर गिरता है कि कुछ कहने को नहीं। और गुस्सा होते बोलता है कि तुम एक साधारण सा इंसान, तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर ली भी उसकी तरफ बढ़ जाती है और बोलती है कि मौत तो आज तुम्हारी आने वाली। वो बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ पे वो भी हमारी ली पर अटैक करता है एंड यहाँ ली बोलती है कि चलो ठीक है, अब इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मन सोच रहा होता है मॉन्स्टर कि अगर मैं इसे रोक सकूं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तभी वो देखता है कि नहीं, मैं तो इसे लगता है कि छू भी नहीं पा रहा हूँ। ली एकदम उसके पास आती है, उसे बहुत ही ज़ोर से मारती है, एक दो तीन चार बहुत सारे लात मारती है उसे, जिससे वो एकदम सरप्राइज रहता है। और यहाँ पे मन सोच रहा होता है कि ये पहले से इनफ नहीं है, ओ नो, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ताकतवर है। यहाँ पर ली मन सोच रही होती है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर उसे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है। सो एक लड़की बोल रही होती है, क्या तुमने अभी अभी याद किया कि तुम कौन हो? जिस पर बोलती है कि हाँ, अभी तक नहीं। ये हमारे लिए का फ्लैशबैक होता है जब उसने अपने मास्टर से सारी बातें की थी। सो बोली होती है, लेकिन मास्टर आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? जिस पर बोलती है कि अरे लगता है कि मैं मर रही हूँ। वो सचमुच में मुझे उससे नफरत है। वो हाई रैंक के ऑफिसर्स जो कि कुछ नहीं करते और हम लोग काम देते रहते हैं, सचमुच में मुझे उन्हें सज़ा देने का मन कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं के। लेकिन तभी उसे ज़ोर से मारते हैं, जिससे उसे बहुत ही तेज़ से दर्द होता है। सो बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, तुम सचमुच में बहुत ताकतवर हो, मुझे अपने हाथ से मत मारो। जिस पर वो बोलती है कि क्या? जिस पर उसकी मास्टर बोलती है कि बिल्ली जैसी आंखें, तो मुझे इस तरीके से क्यों दिख रही है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या तुम बार बार इस तरीके से करना बंद करोगी, ये बहुत गलत है। जिस पर ली बोलती हैं कि देखिए मास्टर, आप एक हीरो हैं जो लोगों की जान बचाती हैं, इसीलिए अगर कोई और ये बात बोलता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आप अगर ये बात बोल रही हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपके पास इनफ ताकत है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं? इतने हाई रैंक पर होने पर भी आपको अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, और ऊपर वाले ऐसा इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि शायद आपको उसकी ज़रूरत है। जिस पर वो बोलती कि हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मुझे यहाँ पर क्या करने के लाई हुई हो? तुम मुझे यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लाई हुई हो, या फिर तुम मुझे यहाँ पर बकवास करने के लाई हुई? जब हम दोनों एक हैं तो तुम मुझे आंटी कहना चाहिए। जिसमें बोलती क्या सचमुच में? वो हमेशा से इस तरीके से है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। और आप घूम फिर करके सारी बातों को छोड़ करके यहीं पर क्यों चली आती हैं? जिस पर वो बोलती हैं कि अरे यार, आजकल के बच्चे भी ना, रोमांस की बहुत कमी है उसमें। जिस पर बोलती कि क्या, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगी, ये आप क्या कह रही हो? जिस पर बोलती सचमुच में तुम कितनी कांटेदार स्वभाव वाली हो, जब भी बोलती हो बहुत अजीब बोलती हो, अपना ख्याल रखना। क्या मुझे कुछ करना चाहिए, मारना चाहिए उसको?
हाँ बेशक, वैसे भी कल मैं मिशन के बारे में बात करने वाली हूँ, तो उसे मुझे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत भी है। चोट ना लगे जिससे उस बेचारी को। यहाँ पर वो चली जाती है, सीन शिफ्ट होता है, फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी ली उस मॉन्स्टर के अटैक को बड़ी आसानी से नलीफाई कर रही होती है। और तो और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है। वो मॉन्स्टर भी एकदम सरप्राइज रहता है कि आखिर ये इतनी ताकतवर कैसे है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर सरप्राइज होते बोल रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम तो एक इंसान ही हो ना। यहाँ पर ली बोलती है कि इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर हमारे एमसी की बातों से याद आ रही होती है कि अगर तुम ट्वेल्वो को ढूंढने में हमारा साथ देती हो तो मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवा दूंगा। यहाँ पर लीमन सोच रही होती है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक बार आपसे फिर मिलूंगी। यहाँ पर वो अटैक कर रही होती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी एकदम सरप्राइज रहता है, उसके अटैक को संभाल नहीं पा रहा, तभी वो एकदम सरप्राइज रहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। ली एकदम से उसकी तरफ बढ़ रही होती है और मन सोच रही होती है मास्टर मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगी और आज इसकी ख़त्म होने का समय आ गया है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है देखो इंसान मेरी बात कंक्लूड करो, हम लोग चलो बैठ करके बातें कर लेते हैं ना। यहाँ पर तभी एकदम सरप्राइज रहता है, मन सोच रहा होता है एक मिनट ये इसकी शील्ड के कुछ टुकड़े मेरे पीछे क्यों हैं। ये पीछे से मुझे रोक रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हो नो, लगता है कि भागने के लिए अब कोई जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ पर ली उठती है और एक जोर से उसके मुंह पर लात मारती है और एक दो तीन चार कई सारी लात मारती है और वो यहीं पर निकलती और भी जल्दी 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 बहुत सारी हज़ारों लात मारती है उसके मुंह में और उस हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर देती है। वो बंदा यहाँ पे ली बोलती है कि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान बहुत कमज़ोर है? अब देखो, एक जोर से लात मारती है। वो इतना तेज लात मारती है कि वो बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन पर धड़ाले से गिरता है और बहुत ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है और काफ़ी दूर गिरता है और बहुत बुरी हालत में हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। यहाँ पर ली नीचे उतरती और बोलती है कि मेरे ख्याल से ये काफ़ी आसान था, चलो सब कुछ खत्म हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है कि ब्लैक रॉक मुझे दे दो, बेहतर होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, ये लोगों की जान बचाने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जिस पर उमंग बोलता है कि ओ क्या मेरे पास इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर आप मुझे ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं ये आपको नहीं देने वाला हूँ। वैसे भी आपको रिटायर हुए 300 साल हो चुके हैं, तो सचमुच में आपको लगता है कि आपको इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए? आप इसके लायक ही नहीं हैं। और वैसे भी आपकी उम्र के अनुसार आप बूढ़े हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसे बूढ़ों को कुछ करना चाहिए। जल्दी हो और हार मान जाओ। वो हमारे एमसी पर अटैक करता है। हमारा एमसी भी सरप्राइज है थोड़ा देर के लिए। और यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि यू बास्टर्ड, मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देता हूँ। गुस्से में बोलता है कि एक बार फिर से सोचो। तभी ब्लैक रॉक से वो हमारे एमसी पर कंटिन्यू अटैक करता है। यहाँ हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस एक मॉन्स्टर को क्रिएट करता है, उसकी ब्लैक रॉक को बड़ी आसानी से नलीफाई कर देता है और उस मॉन्स्टर से वो उसे लड़ रहा होता है और दबा रहा होता है वो मॉन्स्टर उसे। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो मॉन्स्टर जो हमारे एमसी ने क्रिएट किया होता है वो उस पर दबाव डाले जा रहा होता है, तभी वो एक जोर से पंच मारता है उस मॉन्स्टर के, जिससे कि उसके मुंह पर छेद हो जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी भी देखकर सरप्राइज रहता है और बोलता है कि तुमने मेरे बनाए हुए मॉन्स्टर की ये हालत कर दी है। हमारे एमसी गुस्से में अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है, जिसने देख करके वो भी एकदम सरप्राइज रहता है। एंड यहाँ हमारे एमसी के ऊपर कंटिन्यू अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक से शील्ड क्रिएट कर लेता है और उसे जलाने की उस आग में कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक रॉक से बड़ी आसानी से वो नलीफाई करता है। तभी हमारा एमसी एक जोर से पंच मारता है। यहाँ पर बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो हमारे एमसी पर एक जोर से कोहनी मारता है, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारे ये अटैक मामूली हैं, कोई असर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर वो एक जोर से मारता है हमारे एमसी को और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह में दबा लेता है। यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मारूंगा और उसका मुंह फाड़ देता है उस मॉन्स्टर का। बोलता है कि ब्लैक रॉक ग्रुप, मैं अभी तुम एक साथ करके तुम पर हथौड़ा बनाकर हमला करूंगा। यहाँ पे हमारा एनसी सोच रहा होता है कि उसने ब्लैक रॉक को कंबाइंड कर दिया है, अब वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। यहाँ पे वो हमारे एमसी पर अटैक करता है। यहाँ हमारा एमसी उसके अटैक को नलिफाई करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है मॉन्क कि तुम रिटायर बुढ़े गई कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते हो। यहाँ पर हमारे एमसी का फ्लैशबैक उसे याद आ रहा था किस तरीके से गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और हंस रहा होता है। वहाँ पर मॉन्क और बोल रहा होता है तुम्हारी तलवारबाजी बहुत शानदार है, लेकिन तुम इसे नहीं रोक सकते हो। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा होता है तुम्हारा जो कफन था, तुम्हारी ताकत थी, तुम्हारा अधिकार था, सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे जितने भी कॉमरेड थे वो सब खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास अनेक कॉमरेड थे वो सब चले गए हैं, अब तुम्हारे सुनहरे दिन खत्म हो चुके हैं, तुम्हें मरना होगा बेवकूफ़। वो एक के बाद एक कंटिन्यू अटैक किया जा रहा था और पागल की तरह हंसे जा रहा होता है। हमारा एमसी एक ही बार में उसके अटैक को अपनी शॉट से नलीफाई कर देता है और आगे निकल जाता है। यहाँ पे वो देख कर सरप्राइज रहता है
यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी बकवास बहुत हो चुकी है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम सचमुच में, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो? तुम मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हो। मरने तुम्हें मुझे मारने के लिए सैकड़ों साल लग जाएंगे बेवकूफ़। ये सचमुच में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ तो कट चुका होता है, हमारा एमसी उसका हाथ काट चुका होता है। तो एकदम सरप्राइज रहता है, तो बोलता है कि ये क्या है, तुमने मेरा हाथ काट दिया? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो। आज मौत मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी आई हुई है, और बात जब किसी के बुरे कर्म की आती है तो मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ब्लैक रॉक का तुमने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि टियोल्बो ने तुम्हें मेरी फायर टेक्निक को और मेरी नरक की आग का सामना करने की ताकत नहीं दी हुई है। सचमुच में तुम्हारे शरीर बहुत ही बेकार है। वेल, आखिरकार तुम मरे हुए जो हो। तुम्हें एक बार के लिए मैं और मौका देता हूँ, सोचो। मैं तुम्हें कम सजा दूंगा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर सीधे मैं अपने अंदर आग वाग को भर दूं और तुम्हें पूरी तरीके से जलाकर राख कर डालूं, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर की जो रस्सी है वो भी जल जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी भी कोशिश करूंगा और तुम्हारे हाथ और पाँव को पूरी तरीके से काट दूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करते हुए कि बेशक मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए अभी तक तुम जिंदा हो। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा ऐसे बोलता है कि साथ ही अब मैं तुम्हें सब कुछ खत्म कर दूंगा। सोल बोनसाइड टेक्निक, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से बहुत ही ज़ोर से यहाँ पर अपनी आँख का क्रिएट करता है। यहाँ पे वो मॉन्क भी हैरान रहता है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। वो अपनी शॉट को आगे करता है और यहाँ पर वो मॉन्क एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एमसी उन ब्लैक रॉक से उसे ही फाड़ने लग जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अब देखो, तुम्हारी आखिरी समय आ चुका है, और वो उस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। वो फायर इतनी ज़्यादा होती है कि उसे वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता, वो उसी में एकदम से फंस जाता है। एंड यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है। यहाँ हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अरे वाह, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, बहुत ही बड़ा गैप हो चुका होता है। यहाँ पर हमारा एमसी देख रहा होता है उसे आसपास, लेकिन वो आसपास कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है मॉन्क कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो एकदम से पड़ा हुआ होता है ज़मीन पे हमारे एमसी के अटैक से। हमारा एमसी बोलता है कि शायद तुम सही थे, तुम उसके बारे में बिल्कुल सही सोचते हो। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं कि तुम मुझे हरा सको। यहाँ पर उसकी बहुत बुरी हालत हो गई होती है और बोल रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम एक मॉन्स्टर हो। और हंसते हुए बोल रहा होता है लेकिन ये मत सोचना कि मैं मर गया हूँ, ये मेरा अंत नहीं है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, ये मेरा अंत नहीं है और ना तुम्हारा अंत है। मैं देख रहा हूँ कि तुम हार मानने के लिए भी बेताब नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ दूंगा? चलो तुम्हें थोड़ा सच बताता हूँ। अब तुम जब इस बारे में बात कर ही रहे हो तो बताओ कि टियोल्बो के आखिर क्या प्लान बना रहा है, आखिर वो चाहता क्या है, वरना मैं तुम्हारी सज़ा को इतनी भयानक कर दूंगा कि तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। यहाँ पर बोलता है कि हाँ, तुम मुझसे पूछना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो ना? तो सुनो, वो 12 राशियों को इंसान की दुनिया में भेज चुका है और उन्हें वो जारी करना चाहता है ताकि उनकी ताकत को एक करके वो अपने हाथ में ले सके। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन उसने 12 राशियों को अगर एक करना ही था और उसकी ताकत चाहिए ही थी तो उसने उसे बाहर क्यों छोड़ा? जिस पर वो बोलता है कि ऐसा इसलिए लिया ताकि उनकी ताकत को वो रख सके और उनके पास उनकी खुद की ताकत ना हो। आपको देखकर कैसा लगता है मास्टर कि आप डिसीजन लेने के अलावा शायद किसी और के बारे में जानते ही नहीं हैं? ये दुनिया जितना आप सोचते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पाप करना, पुनर्जन्म लेना, ये बहुत ही भयानक चक्र है और इसमें 12 राशियों को हर जगह पर एक भूमिका निभानी पड़ती है और ख़ास तौर पर पापियों को मार्गदर्शन करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अपना न्याय प्राप्त कर लिया है उन्हें रिकार्नेशन मिल जाती है, और यही चीज़ वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो उसके कब्ज़े में रहे। मास्टर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पापी लोग पूरी दुनिया में गंदा काम करते हैं और नरक में इसी अच्छी तरीके से आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हमारा एमसी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि 12 राशियों मनुष्य का शासन करती हैं और वो उसकी देखभाल करती हैं। जिस पर बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहे के साल में पैदा हुए लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। जो लोग 12 राशि चक्र में जन्म लिए हुए हैं उनके पास उनकी अपनी ताकत है, लेकिन वो 12 राशियों से ना तो किसी तरीके से जोड़ सकते हैं और ना ही वो उनका सामना कर सकते हैं। इसीलिए वो चुपचाप उसकी बात मानते हैं। लेकिन टियोल्बो ने इस बात पर ध्यान दिया
कि जो लोग गंदे हैं, स्वार्थी हैं और गंदे काम करते, घिनौने काम करते हैं, 12 राशियों की मदद से वो लोग भी रिकार्नेशन पा लेते हैं स्वाभाविक रूप से। वो उन सब की आज़ादी को छीनना चाहता है, वो उनकी आज़ादी को छीनने के लिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो उन पर अपना कंट्रोल कर सके। सभी जितने भी मानव हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए वो 12 राशियों का इस्तेमाल करना चाहता है और उसका यही लक्ष्य है और इसीलिए हम सब उसका साथ दे रहे हैं। जिस पर वो बोलता है कि बकवास, बिल्कुल भी नहीं, 12 राशियाँ इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, वो ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। जिस पर वो बोलता है मॉन्क कि सबसे पहले ट्योल्बो निम जितने भी आपकी कॉमरेड है उन सब पर अपना अधिकार जताएगा और उन पर भरोसा दिलाएगा, उसके बाद वो आपके खिलाफ काम करेगा। फिर उसने 1000 दिन तक रात तक उन्हें समझाया और बहुत कुछ किया, लेकिन जब वो नहीं माने तब उसने उन्हें ख़त्म करने का डिसीजन लिया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस टाइम का सीन जहाँ पर एक बोल रहा होता है राशि चक्र, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेतुके कामों में भाग नहीं लेने वाला हूँ, मैं अभी जाऊँगा और जाकर कि मेरा नेम को बताऊँगा। ये कोई और नहीं होता है बल्कि 12 राशि चक्र में से एक डॉग का राशि चक्र होता है जिसे बदल करके अभी ओशो को रखा गया है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि भले ही मेरा नेम इस टाइम पे रिटायर हो गया हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे इस गंदे काम में वो कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्योल्बो उससे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। डॉग का राशि चक्र जब खत्म हो जाता है तो 12 में से सिर्फ 11 बचते हैं। अब 12 राशि चक्र में से जो डॉग के राशि चक्र की ताकत होती है वो उसने उस ओश को दे दी, लेकिन वो नया था, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ताकत को ट्योल्बो निम ने अपने पास रख लिया। इसीलिए शायद तुम्हें कुछ नहीं पता, इंसान की यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि उसके तरीके और उसके गंदे कामों को वो हमेशा सही मानता है। क्या तुम जानते हो कि हम सब लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं? और अगर तुम्हें नहीं पता तो इसी चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे भेजा गया था राशि चक्र बाय, उसे इस दुनिया में भेजा गया था। वो बहुत बुरी हालत में थी लेकिन एक इंसान ने उसे देखा और उसके बाद से उसे अपने घर ले गया, उसकी मदद करता है और उसके बाद वो अपना गुलाम बना लेता है, अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल करने जाता है और तो और उसे जब मन चाहे मारता और पीटता है। इतना होने के बाद भी ये सब आपको देखकर लग रहा है कि वो सब कुछ सही है। उसने अपनी बेटी की तरह से पाल पोस करके बड़ा किया और उसके बाद उसे इस्तेमाल करने लगा, खाना तक उसे दे नहीं रहा था। सीधे तौर पर वो एक बुरा इंसान था। यहाँ पर बेचारी बाय की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है एंड यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ एक झूठ बोल रहा है। यहाँ पे बाय बोल रही होती है कि क्या उसने मुझे सिर्फ अकेला इसलिए छोड़ दिया ताकि वो मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर सके और उसने हमारी सारी सारी शक्ति और अधिकार छीन जाए। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी अब तुम मेरे साथ में हो, अब कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, वैसे भी जितने गुनहगार हैं वो अंत तक झूठ ही बोलते रहते हैं। जिस पर बाय बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे वो बोलता है हमारा एमसी तुम फिक्र मत करो और आराम करो आराम से, तो वो नरक के अंदर चली जाती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी। जिस पर वो मॉन्क हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ट्योल्बो निम के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तुम उनके प्लान का हिस्सा हो, जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं हम। इंसान स्वाभाविक रूप से बुरे होते हैं, वो लोग न जाने कितने सारे गंदे लोग काम करते हैं अपने मतलब के लिए, दूसरों को सताते हैं। आखिर उनके साथ गलत हो रहा है तो क्या बुरा है। और वैसे भी जो गलत काम है जल्द ही 12 राशि चक्रों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और वो ट्योल्बो निम के साथ हो जाएंगे, तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। मनुष्य की जितनी भी स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी और वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। हमारे एमसी बोलता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ। जिससे बोलता है कि हाँ मुझे उम्मीद थी मास्टर आप यही बोलेंगे। हमारा एमसी बोलता है कि पापियों को इस दुनिया में सज़ा मिलनी चाहिए और मैं उन्हें इस तरीके से पूरी दुनिया में ख़त्म करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ बुरे इंसान नहीं हैं बल्कि अच्छे भी हैं, और जो तुमने कहा है वही काम तो तुमने भी किया है ना। इसीलिए मेरे ख्याल से असली दुनिया में तुम्हें भेजने की जगह पर रिकार्नेशन का ये खेल ख़त्म करते हैं। जिस पर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल रिकार्नेशन का चक्कर ख़त्म कर दो, जितने भी लोग हैं हम उन्हें तड़पाते रहेंगे, सज़ा देते रहेंगे, वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। इंसान कुछ लेकर पैदा नहीं होता है और वो कुछ लेकर ख़त्म नहीं होता है। अमिताभा बहुत खूब मास्टर, मैं पुनर्जन्म से इस गंदे काम को ख़त्म करने जा रहा हूँ, अब शांति मिल जाएगी। और वो पागल की तरह हंसता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बेवकूफ़ मॉन्क, तुमने जो पाप किया है उसकी वजह से मैं तुम्हारा रिकार्नेशन का चक्र पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा और ये कोई आशीर्वाद नहीं है बल्कि एक सज़ा है। जिस पर वो हंसते हुए एकदम बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी वो एकदम सरप्राइज रहता है। यहाँ हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक को रिलीज़ करता है एंड यहाँ पर बोलता है कि पापी मैंने डिसीज़न ले लिया है, तुम कीड़े के रूप में जन्म लोगे, वो भी एक बार नहीं 1 लाख से अधिक बार। वो मॉन्क एकदम सरप्राइज रहता है
और हाँ बिल्कुल एकदम पागल हो जाता है और बोलता है कि 1 लाख बार तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बास्टर्ड? हमने क्या गलत किया है? गलत इंसानों को सज़ा मिलना तो एक ऐसी बात है ना, तो वैसे ही है। इंसान गलत है तो आखिर हमने क्या गलत किया है? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बेहतर होगा कि इंसान बुरे हैं, हमें उन्हें सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी पूरी स्पेशल पावर को रिलीज करता बोलता है कि नहीं, इस दुनिया में सिर्फ बुरे इंसान नहीं हैं। बल्कि उसे ली की याद आ रही होती है, बोल रही होता है कि इस दुनिया में बहुत ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरों की जान बचाते हैं। इसीलिए हमें उनकी मदद करनी है, उनके बचाना है, ना कि सारे के सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में लेकर के ख़त्म करना है। और हाँ, अच्छे इंसानों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपनी पूरी स्पेशल पावर को रिलीज़ करते हुए उस मॉन्क पर अपनी फायर टेक्निक को रिलीज़ करता है और वहीं उसे ख़त्म कर देता है। एमसी यहाँ बाहर आ जाता है और बोलता है कि चलो फाइनली सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब ब्लैक रॉक नर्क भी मेरे कब्जे में आ गया है। यहाँ पर ली पूछती है क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ कुछ खास नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं जितना मैंने सोचा हुआ था, सब कुछ ठीक है। नोनी पूछता है कि ब्लैक रॉक जो आपका हेल है क्या वापस ले लिया आपने, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ स्वाभाविक रूप से मैंने उसने नींबू छुटकारा पाने के बाद वो मुझे वापस मिल गया है। वैसे जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे क्या वो यही है, नया राशि चक्र ओस, क्या तुम ही हो? जिस पर वो बोलता है ग्रीट करते हुए कि हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई है मेरा नहीं। जिस पर वह ऐसे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। और मैंने सोच रहा होता है स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो एक नौसिखिया है। हमारा ऐसे बोलता है कि वैसे बेबी कहाँ है, वह मुझे कुछ बताना चाहती थी, क्या हुआ उसका? जिस पर वो बोलता है कि ये लीजिए, ये उसने आपके लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ पे नोनी पूछता है कि आखिर ये क्या है। सो वो पढ़ते हुए बोलता है कि उसमें एक लिस्ट लिखी हुई है, शायद ये वो जगह है जहाँ पर उसे रखा गया है। यहाँ पर वो चिल्ला रही होती है कि आखिर ये क्या है। ली चिल्ला रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, एक और कागज़ का टुकड़ा। आखिर तुम्हारे पास इस तरीके के कितने सारे कागज़ के टुकड़े हैं। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि इसमें पर्यावरण के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी हुई है, बल्कि ये तो वो जगह है जहाँ पर नींबू को कैद किया गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपना काम कर रहा होता है और यहाँ पर कुछ लिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि बेबू उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच में सोचा होगा कि हमेशा वो झूठ बोलती रहती है। खैर चलो कोई बात नहीं, यही कारण है कि ऑनलाइन में लोग छोड़ नहीं सकते हैं सब कुछ में। टॉल्स को बुलाने की मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है यार, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये सब कुछ हो क्या, चलो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। दरअसल ये एक और राशि चक्र होता है। यहाँ वहाँ देखता है और बोलता है कि पानी कहाँ है, लेकिन वो देखता है कि चारों तरफ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसके कमरे में और दूर एक जगह पे पानी रखा होता है। सो बोल रहा होता है कि मैंने अभी तक पैकेज भी नहीं खोला हुआ है, काफ़ी परेशान करने वाला है। तभी वो सामने कटोरा देखता है और बोलता है कि कप नूडल्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका पानी ही पी लेता हूँ, वैसे भी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी वहाँ पर उसके पीछे हमारा एमसी आता है और बोलता है कि क्या इसका स्वाद मिस्टर किम जैसा है। यहाँ पर हमारा एमसी जैसे उसके पास आता है, सो इस व्यक्ति का नाम होता है देव। तो ये देव बोलता है कि क्या आखिर बकवास है, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम डाकू हो? मेरे घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ली आती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा हुआ था ना कि अंदर आने से पहले नॉक करना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हम इसका मतलब यही होता है ना कि हम अंदर आ सकते हैं। यहाँ उनकी ऐसी नोकझोंक चल रही होती है और देव सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि यू मेरा नेम, क्या आप ही हैं मास्टर? जिस पर बोलता है कि देखा उसने मुझे पहचान लिया ना। जिस पर बोलता है कि क्या आप सचमुच में मेरे मास्टर हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो उसके गले लग जाता है, रोने लग जाता है कि आप मुझे बचाने के लिए आए हुए हैं, आखिरकार आप आ ही गए हैं, अब धीरज रखने का समय ख़त्म हो गया है, आप प्लीज़ मुझे इस नरक में ले जाइए। आपने नरक की स्थिति वैसे ही कर दी है ना, प्लीज़ मुझे ये जगह बहुत भयानक है, प्लीज़ मुझे ले चलिए। तभी वहाँ पे बेल बजती है। सो हमारा एमसी बोलता है कि तुम इसे देखो, मैं ज़रा आता हूँ। यहाँ पे बेल बज रही होती है। सो एक बंदा बोल रहा होता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। सो बोलता है मुझे पता है, तभी तुम घंटी क्यों बजा रहे हो? जिस पर वो डीमन बोलता है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ, ये एक फॉर्मेलिटी है और अच्छी चीज़ है। जिस पर वो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? जिस पर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है। यहाँ पर पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि बोल रही होती है कि सिर्फ हम यहाँ पर उन 12 राशि चक्र को पकड़ने के लिए हुए हैं और वो चूहे का राशि चक्र जिसका नाम देव है, हम उसे पकड़ना। जिस पर वो बोलता है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि हम बिना लड़े ही उसे अपने साथ ले चले हैं? और वैसे भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भला हम एक अच्छे घोस्ट डीमन कैसे बने? जिस पर वो बोलती है कि हम पहले ही मर चुके हैं, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम कोई शिष्टाचार सीख नहीं सकते और ना ही कोई डिसिप्लिन। जिस पर बंदा बोलता है कि भूल जाओ, मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, तुम किसी भी काम के नहीं हो। और वैसे भी जैसे कि मुझे उम्मीद थी, शिष्टाचार अच्छी चीज़ होती है। देखा उसने दरवाज़ा खोल दिया ना। तभी वहाँ पर बोलता है कि हेलो, मुझे पता है कि तुम चूहे के राशि चक्र वाले देव हो, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होगा, जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ गया होगा। मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो। यहाँ पे हमारा एमसी सब कुछ सुन रहा होता है। यहाँ पे ली मन सोच रही होती है अंदर देखे हुए कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है।
जैसे कि मुझे उसने कहा हुआ था, उसे ओस की बात याद है जहाँ पे उसने पूछा हुआ था कि अगर तुम किस बारे में बात करे हो, बातचीत अच्छी नहीं होगी तो करना तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर वो ओस बोलता है कि मुझे पता है कि जो चूहे के राशि चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, और बेबी ने मुझे जैसा कि बताया हुआ था, सारे के सारे लोग वैसा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। चूहे के राशि चक्र को खोज लिया गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी बात अच्छी रहे। जहाँ तक उस देव की बात है और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी बात है, तो वो फिर भी अच्छी स्थिति में थी। भले ही उसके साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, लेकिन तब भी वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमा पा रही थी। लेकिन चूहे का राशि चक्र बहुत ज़्यादा बेकार है, वो बहुत डरता है। यहाँ पे रिलेशनशिप को दिखाया जाता है उसी को, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि मैं जल्द ही इसकी खबर 1 सेकंड में पहुँचाऊँगा, तुम्हें उसे संभाले रहना है, मैं तुम सबके साथ यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे काम छोड़कर जाना होगा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें बस जीव पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर वो बोलता है कि नो निम, वैसे शब्द शायद कम पड़ जाए, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो जीवो के लिए। जिस पर वो बोलता है कि नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस चूहे के राश यानी कि देव को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि इंसान बहुत डरावने होते हैं, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ली देख रही हो आस पास, मन सोच रही होती है यहाँ पे तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, खाने के सामान की डिलीवरी फेंकी हुई है, यहाँ तक कि बेसन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये व्यक्ति शायद यहाँ अकेला रहता है, कितना डरा हुआ है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। शायद इस दुनिया में आने के बाद से इसकी ये हालत हो गई है। यहाँ पे हमारा एमसी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा, मुझे पता है कि इंसान ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया होगा, तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया होगा। वैसे मैं तुम्हें सहारा देने के लिए दूसरी जगह लेकर के आया हूँ, दूसरे लोग तुम्हें घूरते रहते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा घोस्ट डीमन है, इसके पास से मुझे ब्लड की कोई महक नहीं आ रही है। जितने भी घोस्ट डीमन थे उनके पास से ब्लड की महक आ रही थी, क्योंकि उन्होंने हत्या की हुई थी, लेकिन इसके पास से कोई महक क्यों नहीं आ रही है। आखिर ये अलग क्यों है यहाँ सारे सारे घोस्ट डीमन से, मुझे कोई गंध नहीं आ रही है। यहाँ पे वो बोले जा रहा होता है देखो मुझे पता है कि परिस्थिति बहुत ख़राब थी और तुम्हें ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा बेकार पड़ा, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, सच्चे मन से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा घोस्ट है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मुझे बहुत देरी हो गई है, मुझे देरी के लिए मुझे माफ़ करना, प्लीज़ चलो अब हमारे साथ चलते हैं, वैसे भी ट्योल्बो निम तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ले जाता है, हमारा एमसी हिलता भी नहीं है उससे, सो बोलता है कि आखिर तुम हिल क्यों नहीं रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो क्या तुम मुझे ट्योल्बो से मिलवाओगे। जिस पर वो बोलता है कि देखो अभी तो फर्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई है, फर्स्ट मीटिंग में हम उनसे मिल सकते हैं, तुम सीधा उनसे नहीं मिल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह ज़रूर बुला सकता हूँ, और वैसे भी ज़रा उनका नाम थोड़ा सम्मान से लो, सीधा सीधा मत लो। हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये सिर्फ एक फर्स्ट मीटिंग है। तभी वहाँ पर ली आती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर देखना चाहिए, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी सोच से भी ज़्यादा, तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। लेकिन तभी वो एकदम सरप्राइज रहती है, यहाँ पे वो दोनों दोनों देख रहे होते हैं हमारी ली को। यहाँ पर वो औरत भी बोलती है कि अच्छा है, तुम्हारे बाल तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहाँ पर ली उसे दिखती है, सरप्राइज रहती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि बस 1 मिनट, दरअसल मुझे इनके पास से खून की गंध नहीं आ रही, पता नहीं किस तरीके घोस्ट टीमन है, और ये थोड़े से अलग भी लग रहे हैं, बहुत अजीब बात है। अगर हम इस तरीके से बात करें शायद हमें पहचान मिल जाए। यहाँ पर ली बोल रही होती है खून की गंध आ ही नहीं सकती है। वो उस कॉलर पकड़ती है उस लड़की का और बोलती है कि यू बास्टर्ड, ये सारे सारे लोग वही हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी और उसके मास्टर खड़े हुए होते हैं, एंड यहाँ पर बोल रही होती है ली कि मास्टर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्योंकि मेरी फर्स्ट बार है। जिस पर बोलते हैं कि शांत हो जाओ, वैसे भी इस तरीके से डरना एक सामान्य बात है पहले मिशन पर। जिस पर वो बोलती है कि क्या होगा अगर सारे सारे घोस्ट डीमन हमारे पीछे पड़ गए, क्या उनके पास कोई हथियार भी नहीं है हमारे पास। जिस पर एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट है अपने काम में, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी वो बोलती है उसकी मास्टर कि अरे वाह तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में और दिमाग में मेरे लिए कोई गंदा इरादा। जिस पर बोलता है अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर बोली थी ओ नो, मेरे होंठ काफ़ी सुंदर और सेक्सी लगते हैं ना। जिस पर बोलता है ये नहीं है। ज़्यादा सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, सो बोलता होता है बंदा कितनी घटिया हो तुम, ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना, मेरा मतलब वो नहीं था, वैसे भी तुमने उस उम्र में डेटिंग तो की नहीं, तो फिर अब क्या सोच रही हो। जिस पर बोलते हैं कि अरे देखो तुम्हारा शर्माता हो चले। जिस पर वो बोल रही होती है कि कितना ज़्यादा बकवास है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ। यहाँ पर उनकी ऐसी नोकझोंक चल रही होती है। यहाँ पर ली बोलती है कि मास्टर डेटिंग करने की कभी आपने कोशिश नहीं की। जिस पर बोलती है कि अगर मैं डेटिंग करती तो काम कैसे कर पाती, वैसे भी मैं किसी न किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाहती थी, बहुत से लोग मेरे प्यार में पड़े लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो अब चलो मिशन के बारे में चलते हैं, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं मिशन की जानकारी दूँ। जिस पर बोलती है कि हाँ। यहाँ पर मन सोच रही होती है हमारे मिशन का बस एक ही उद्देश्य है, हमें जितने भी घोस्ट डीमन हैं उनसे अपना कांटेक्ट बनाना होगा, ताकि वो हमें अपनी ताकत और अपना कफन दे सकें, जिससे हम बाकी सारे घोस्ट डीमन से लड़ सकें स्पेशलिस्ट के बारे में। और अगर हम घोस्ट डीमन की किंग की बात करें
तो हमारा उनके साथ अलायंस होना सबसे अच्छी बात है, और अगर वो हमारा सपोर्ट करें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अतीत में कई बार कांटेक्ट ना होने के कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर यहाँ पर वो हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, है ना। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। वैसे घोस्ट डीमन से मिलना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है कि वो हम पर हमला कर दे। तभी यहाँ पर वो दोनों बंदे भी खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लगता है वो करीब आ रहे हैं। ये कोई और नहीं होते हैं बल्कि हामा और हांसा होते हैं। इस लड़के का नाम हामा है और लड़की का नाम हांसा है। यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि 12 राशि चक्र में से एक होता है। वो लोग उसे मना रहे होते हैं। तो यहाँ पर ली देख रही थी, बोल रही होती है, अरे ये तो वही है ना जिस पर वो बोल रहा होता है कि कौन हो तुम। तभी वहाँ पर हामा आता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हो। देखो, अगर तुम ट्यूबवेल से जुड़ जाते हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएंगी। यहाँ पर ली बोल होती है, मास्टर ये तो वही घोस्ट डिमन है ना, क्या हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर हांसा बोलती है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी नए लगते हो, कौन हो तुम लोग जो यहाँ पर आए हुए हो। यहाँ पर हम उसे समझा रहा होता है, ट्यूबो नीम की शक्ति अगर तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ एक बात का वादा करो कि तुम उनकी बात मानोगे, बेहतर होगा। सच से पहले अपना लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमेशा की तरह। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ। यहाँ पर वो पूरी तरीके से उन सबको जला देते हैं, यानी कि हमारे ली की मास्टर को भी और उसे भी। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा है अच्छा, तो इसीलिए उनके पास से गंध नहीं आ रही है। यहाँ पे ली बोल रही होती है गंध आएगी क्यों, क्योंकि वो सब हर किसी को मारने के बाद जला देते हैं, उनके पास से खून की गंध आ ही नहीं सकती है। तभी उसके गले में कोई अपना खंजर रख देता है और यहाँ पे कोई होती बल्कि हामा होता है जो कि बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर शिष्टाचार रख रहा हूँ और तुम इतनी बदतमीज हरकत कर रही हो, मेरी कॉमरेड से अपना हाथ हटाओ। जिस पर हमारे एमसी को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि हे तुम। वो उसको कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि मेरे कॉमरेड से हाथ हटाओ। यहाँ पर उसकी ऐसी पावर को देख करके हामा भी एकदम सरप्राइज रहता है। मैं सोच रहा होता है कि अरे वाह, इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। मैंने तो सुना हुआ था कि जो चूहे का राशि चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, उसके साथ सावधानी से बात करनी होगी। वो बोलता है कि लेकिन लगता है कि तुम तो काफ़ी अलग हो जैसा मैंने सुना हुआ था, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। यहाँ पे वो हमारे एमसी के सामने तलवार पॉइंट करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लग जाता है। तो हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि ये तो वही तलवार है ना। तभी थोड़ी देर बाद हमें एक बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही बेकार हो, तुम कोई राशि चक्र हो ही नहीं, मुझे जाने दो, तुम वो हो नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने मना कर दिया है ना। तभी वहाँ पर वो बोल रही होती है हांसा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, देखो इस बच्चे को, ये मुझे मारना चाहती है। यहाँ पर ली एकदम रो रही होती है गुस्से में क्योंकि उसने उसके लीडर को मार दिया। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि कितना दिलचस्प चेहरा है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। गुस्से में वो मुझसे मारना चाहती है, मुझे ख़त्म करना चाहती है। चलो उन्हें धीरे धीरे मार के जला डालते हैं और उसे भी, फिर हम बाद में उस राशि चक्र को ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जून शांत हो जाओ। यहाँ पे जून रो रही होती है एंड यहाँ पे हमारी ली दूर चली जाती है। हमारी ली का पूरा नाम होता है ली जून ना, इसीलिए। तो यहाँ पर वो अंदर आती बोल रही होती है कि राशि चक्र देव, तुम आखिर कहाँ पर हो देव, मुझे तुम्हारी बात करनी होगी, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो बाहर घोस्ट डीमन आ चुके हैं। लेकिन तब व्यक्ति के अंदर सरप्राइज है, खिड़की खुली हुई है और वो भाग गया है। सुमन सोच रही थी वो तो भाग गया, लेकिन आखिर वो गया कहाँ होगा, मुझे कंफर्म करना होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी से ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसे याद आ रहा होता है किस तरीके से वो कितना डरा हुआ था। मन सोच रही होती है कि वो बाहर चला गया, लेकिन कैसे चला गया और कहाँ चला गया है, वो इंसान से इतना डरता क्यों है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हांसा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और बोल रही होती है कि क्या ये वही है, चलो सब कुछ ख़त्म करते हैं। क्या तुम भागने की और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो काफ़ी अजीब हो। वैसे तो मैं तुम्हें अगर मार दूं तो तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। तभी हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखने के बाद हांसा एकदम सरप्राइज रहती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ जला डालूंगा और कुछ भी नहीं। यहाँ बाहर दिखाया था बहुत ही तेज़ रोशनी होती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया था, ऊपर एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे वो दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। सो यहाँ पर हामा बोल रहा होता है क्या कि ये सब कुछ हो क्या रहा था, मैं तो लगता है कि लगभग मर ही गया था, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर भागने की कोशिश करो। वो आग कुछ अजीब लग रही है, वो तो नरक की आग है ना, क्या ये ट्वेल्वो नीम हो सकते। जिस पर हांसा बोलती है कि मेरे ख्याल से वो ट्वेल्वो नीम ही है, यहाँ पर ये मेरा नीम कोई और नहीं बल्कि वही है, मुझे जल्दी से जल्दी उस रहस्य चक्र को ढूंढना होगा और लेके जाना होगा। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, हम यहाँ से भागना होगा, हम कितना दूर आ चुके हैं। जिस पर हांसा बोलती है कि तुम इस वक्त ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर हामा बोलता है कि मुझे बताओ जल्दी से। हांसा बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए पोर्टल खोलते वक्त लगभग 600 किलोमीटर दूरी पर ही हम आ चुके हैं। जिस पर बोलता है कि वो दरवाज़ा, वो पोर्टल जल्दी खोलो, जल्दी खोलो मैं कहता हूँ। जिस पर वो बोलती है कि लेकिन अचानक से हुआ क्या। वो बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, जल्दी दरवाज़ा खोलो, वो हमें ही देख रहा है, वो हमें मारने आ रहा है, वो जो मेरा नेम है उसे कोई नहीं हरा सकता है। इससे पहले कि वो सब कुछ करे, जल्दी से जल्दी पोर्टल खोलो कमीने कहीं की,
जिस पर बोल रहा होता है कि लेकिन मैं उसे उतनी दूर से नहीं देख पा रही हूँ, कहाँ है वो? उसे ध्यान से देखो, वो वही है, वो काले सफ़ेद में वो वही है, वो हमें ख़त्म करना चाहता है। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और देख रहा होता है सब कुछ। यहाँ पर वो बोल रहा होता है हामा कि देखो उसे, वो किस तरीके से हमें देख रहा है। जिस पर हांसा बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ। वो बोल रहा होता है जल्दी करो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना दूर चलो यहाँ पास से। जिस पर बोलता है कि लेकिन कहाँ जाए? जिस पर वो बोलता है कि कहीं भी चलो, जितना हो सके उतना दूर। हमारा एमसी तुरंत वहीं पे उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ वो एकदम डर जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी ऐसे अटैक करता है, वो दोनों भागने लग जाते हैं। और वो मन सोच रहा होता है कि ओ नो, वो बहुत ताकतवर है, उससे जीत पाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या उस चीज़ से लड़ना भी मुश्किल होगा? उस राक्षस के खिलाफ लड़ने का मतलब है सिर्फ मौत, मुझे भागना होगा। शीन शिप्रता में दिखाया जाता है ली को, जो कि इधर ढूंढ रही होती है देव को, और मन सोच रही होती है आखिर वो कहाँ चला गया है, समझ में नहीं आ रहा है। उसे सोचना चाहिए था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम उसे ढूंढना होगा इस तरीके से। मैं अब तक जितने भी राशि चक्र से मिली हुई हूँ, वो सब बहुत ही समझदार और बहुत ही कमाल के थे, अलग अलग उनमें काबिलियत थी, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। मुझे आखिर कहाँ ढूंढना चाहिए? चूहे का राशि चक्र काफ़ी ज़्यादा डरता है, शायद उसे उसे पसंद क्या है, उसे याद आ रहा था उस टाइम पे जहाँ पर उसके कमरे में अंधेरा होता है, और वो सोच रही होती है कि वो बहुत डरपोक है और अंधेरे से डरता है, जितना जल्दी हो सके मुझे उसे पकड़ना होगा। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बाहर भी राशि चक्र देव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जिस पर काफी डर जाता है और ली की तरफ कचरा फेंकने लग जाता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। तुम सारे के सारे लोग कहते हो कि हाँ तुम लोग, मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे, तुम लोग हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम लोग मेरी मदद के नाम पर कुछ नहीं करते हो। तुम लोग कहते हो कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे एक खाना दोगे, उसके अलावा तुम मुझे रहने के लिए घर भी दोगे, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करते हो। उसी वो फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जब उस गंदे इंसान ने उसका इस्तेमाल किया होता है और ट्रेडिंग कंपनी में फंसा दिया होता है। यहाँ पर बोल रहा था सब कुछ एक झूठ था, वो ट्रेडिंग कंपनी, तुम लोगों ने मुझे उस ट्रेडिंग कंपनी में दिन रात काम करवाया, ढंग का खाना भी नहीं दिया, और तुम लोग बहुत ही गंदे हो। वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है। उसे याद आ रहा होता है कि 7 साल तक बाद मैं उस जगह से निकल पाया, उस घटिया जगह पर मैं पागल हो गया था। उस जगह पर मुझे 7 साल लग गए यार, उस कमीने के लिए। दूर हो जाओ मुझसे, मुझसे दूर हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? यहाँ वो इतना रो रहा होता है कि हमारी ली भी एकदम सरप्राइज रहती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था पूरे 7 साल लग गए हैं उस जगह से निकलने के लिए, दूर हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। उसे फिक फिक कर मारे जा रहा था। बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है ना, तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है ना, तो फिर मुझे इंसान पर भरोसा मत करने के लिए कहो, जी मेरा नेम के पास ले चलो, प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो, मेरे मास्टर के पास। ली एकदम सरप्राइज रहती है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जब फर्स्ट टाइम वो अपने मास्टर से मिली हुई होती है, और उसे याद आ रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, काफ़ी डरी हुई थी। उसके मास्टर उससे बात किए जा रहे होते हैं कि क्या ये ठीक है? वैसे तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा, मैं तुमसे बात करी, तुम चुप क्यों हो, क्या करी हो? यहाँ पे उसे अपना सारा का सारा फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, किस तरीके से क्या क्या हुआ। और उसके मास्टर को थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि उसके मास्टर ही थे जिसने उसे प्यार किया पहली बार, और तब कह जाके वो कुछ बन पाई। यहाँ पर वो उसे गले लगाई हुई होती है और मैं सोच रही होती है कि मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ओस को, जो कि बोल रहा होता है बाप रे कितनी सारी चीज़ें टूट चुकी हैं, हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक करनी होगी, इतनी इमारतें टूट चुकी हैं, कितने लोगों ने हमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, दोबारा क्या क्या करना होगा, शिकायतें 317 हैं, बाप रे समझ में नहीं आ रहा बेबी ये सब कुछ कैसे संभालती थी। यहाँ पे नोनी मन में सोच रहा होता है कि शायद वो इनडायरेक्ट मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, शायद मुझे लगता है कि मुझे सीधा उससे बात करनी चाहिए, अब मुझे समझ में आ गया है। यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है ओस कि वो किस तरीके से देख रहा है। सो वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से देख करके क्या कर रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बात के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ तुमने मुझसे कहा था कि तुम इंसान से कोई प्यार नहीं करते, चाहे वो मर भी जाए तो भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, अब मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसका आखिर क्या कारण है कि उस समय ये सब कुछ हुआ है। वैसे अगर मैं सचमुच में देखूँ तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इंसान को नहीं पसंद करता हूँ। यहाँ पर बोलता है ठीक है, तो फिर एक बात कह दो कि तुम्हें बेबी ने क्या बात बताई है। जिस पर बोलता है कि तुम कैसे जानते हो ये सारी बातों को? जिस पर वो बोलता है क्योंकि बेबी काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वो सावधानी से हर समस्या को निपटा सकती है। वो भले ही एक होशियार महिला है और उसके जैसे दूसरा कोई है भी नहीं, इसलिए मुझे पता है कि वो यहाँ से जाने से पहले कुछ ना कुछ तैयार करके गई होगी। तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ अच्छा रीज़न होगा, भले ही तुम मुझे नापसंद करते हो, तो बताओ उसने क्या बोला है, मुझे जानना है क्या कि ये सब कुछ हो क्या रहा बच्चे। जिस पर वो ओस बोलता है कि क्या कहा बच्चा, क्या मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ?
जिस पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे जीते हुए ना जाने कितना साल हो गया है, तो इसलिए मेरे सामने तो तुम बच्चे ही हो। और मन सोच रहा होता है, अगर तुम इंसान को इतना पसंद करते हो और मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करता। सो वो बोलता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम मुझे बेबी के बारे में सारी बातें बताओ, उसने तुम्हें क्या कहा, वो मूर्ख नहीं है, तुम्हें मालूम है ना। जिस पर वो कुछ नहीं, थोड़ा सा हेजिटेट करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ बेबी की बात उसे याद आ रही होती है, जो बोल रही होती है कि ये मेरा नेम को दे देना है, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट काम बता रही हूँ। अगर तुम नो नेम से मिलो तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें उसे सारे शब्द सटीक रूप से बताने होंगे जो मैंने तुम्हें बोला हुआ है। यहाँ पर बोलता है कि अगले हफ्ते हमारे बीच में जो गद्दार है हमें उसे पकड़ना होगा। हम सब के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है और उसे हमें पकड़ना है। अब ये सुनने के बाद से वो एकदम सरप्राइज रहता है। नोनिम या शिनशिप तथा हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फायर टेक्निक से उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों दोनों भाग रहे होते हैं और बोल रहा होता है कि लानत है, उसने हमें पकड़ लिया है। मैंने तुमसे कहा हुआ था ना कि कोई फ़ायदा नहीं सब चीज़ों का, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। पोर्टल खोलो जल्दी से, तुम्हें पोर्टल खोलने में कितना समय लगेगा। जिस पर वो बोलती है कि 10 सेकंड। जिस पर बोलता है 10 सेकंड, ठीक है मैं तुम्हारा करता हूँ, तुम जल्दी जल्दी 10 सेकंड में खोलो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उससे नहीं संभाल सकता हूँ, इस राक्षस से लड़ना एक बेवकूफ़ी है। तभी अपनी तलवार निकालता बोलता है कि लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे बढ़ना ही होगा। और अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करता है और सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है और अपना रूप चेंज कर लेता है और हमारे एमसी पर जैसे ही हमला करता है हमारा एमसी एक ही हाथ से उसके अटैक को नॉलीफाई करने लग जाता है। यहाँ पे वो पोर्टल खोल रही होती है और बोल रही होती है बस बस थोड़ा सा और खुलने वाला है, बस पोर्टल 10 सेकंड की ज़रूरत है और मैं पोर्टल खोल लूँगी। यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत से हमारे एमसी को ख़त्म किया जा रहा होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा एमसी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। एंड यहाँ पे वो कंटिन्यू अटैक किया जा रहा था। यहाँ पे वो पोर्टल खोली जा रही थी और मैं सोचा बस 10 सेकंड की बात है। यहाँ पर वो एक के बाद एक हमला किया जा रहा था, हमारा एमसी उसके हर हमले को नलीफाई कर रहा होता है अपने हाथ से ही। और यहाँ पर वो मन सोच रहा होता है कि उसने मेरी तलवार को अपने हाथ से रोक दिया, ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। बस मुझे अपनी पाँव ज़मीन पर गड़ाए रखने होंगे मजबूती से। वो अपने पाँव ज़मीन पर गाड़ लेता और बोलता है कि बस मुझे किसी तरीके से टिके रहना होगा। और यहाँ पर हमारे एमसी के अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने की अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करता है, यहाँ पे उसके अटैक को डॉच कर लेता है और दूर फेंक देता है। और मन सोच रहा होता है कि मैं उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से दूर हटा पाया हूँ लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हमारा एमसी बोलता है कि क्या बात है, तुम तो लगता है कि तलवारबाजी में काफ़ी अच्छे हो। जिस पर बोलता है कि हाँ, ये मुझे मेरे मास्टर ट्योल्बो नीम ने दी हुई है और इसमें एक भी खरोच नहीं आ सकती तुम्हारी आग से, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी आग से नहीं। यहाँ पे हमारा एनसी बोलता है कि ओ, अपने हाथ पे अपनी की को इन्फ्यूज़ करता है, फायर टेक्निक का यूज़ करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम आखिर कब तक टिकने वाले हो। और उसकी तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे मन सोच रहा होता है कि ओ नो, बेवकूफ़ हांसा, जल्दी करो, मैं मरने वाला हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, जल्दी करो। यहाँ पे वो जल्दी जल्दी कर रही होती है लेकिन समझ में नहीं आता वो कितना जल्दी करे। यहाँ पर मन सोच रही होती है कि मुझे जल्दी करना होगा, जल्दी करना होगा, बस 6 सेकंड और रह गए हैं। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ओ नो, मैं इसे और नहीं समझ सकता हूँ। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है फायर टेक्निक का और हमारे एमसी पर अटैक करता है। हमारा एमसी उसकी आग में झुलस रहा होता है लेकिन अपने गुस्से में वो अपनी पूरी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को और ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ पर मन सोच रहा होता है कि बस बस जल्दी करो अब। और यहाँ पे 4 सेकंड बचे रह गए होते हैं। यहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। 3 सेकंड बचे रह गए होते हैं, वो पोर्टल खोले जा रही होती हैं एंड सोच रही होती है कि बस खो गया। यहाँ पर बोल रहा होता है जल्दी करो, मैं कह रहा हूँ, मैं और नहीं संभाल सकता हूँ। यहाँ पर अपनी पूरी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि जैसे हमारा एमसी खत्म हो गया, सो वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ पोर्टल खुलता है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है सो उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और पीछे से खींचने लग जाता है। सो हमारा एमसी बोलता है जाते हुए उसके पास से ही कि थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। यहाँ पर हमारे एमसी को पुरानी बातें याद आ रही होती है उसे कि यहाँ पर वो उसे दूसरी दुनिया में लेके चला जाएगा। यहाँ पर वो दूसरी दुनिया में जा रहा होता है एंड यहाँ पर हांसा जो होती है अपना पोर्टल खोल चुकी होती है, वो उसे नहीं बचाती बल्कि खुद भागने लग जाती है। सो हमारा एमसी भी उसके पीछे चला जाता है एंड जैसे ही वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है हवा, मेरा मतलब हामा, कि जानबूझकर ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, हमारा एमसी भी उसी पोर्टल में एकदम से घुस जाता है। पोर्टल वहाँ से गायब होता है और यहाँ वो भी गायब हो जाता है, दोनों दोनों गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ओस को, जो कि अपना फ्लैशबैक याद कर रहा था जब बेबी ने उसे बोला होता है। सो बोल रहा होता है कि अगले हफ्ते हमें उस गद्दार का चेहरा दिखाया जाएगा। जिस पर बोलता है क्या तुम सचमुच में ऐसा कह रहे हो। जिस पर बोलता है कि हाँ, उसने मुझे इतना सटीकता से बताया हुआ था, उस हिसाब से
तुम तो कोई गद्दार नहीं हो हमारे खिलाफ में। जिस पर बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं तुम्हारे खिलाफ में काम कर रहा हूँ। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे इस मामले में किसी पर भी शक करना एक आम बात है। क्या तुम्हें लगता है कि बेबी को आखिर क्या मतलब था। जिस पर नोनिम बोलता है कि हाँ, अगर उसने हमें मिशन सौंपा हुआ कि हमें किसी गद्दार का चेहरा देखना है, उसे पकड़ना है, तो मेरे ख्याल से लगभग ये हमें एक हफ्ते बाद पता चल ही जाएगा। और वैसे भी वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं। जिस पर वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता ये बात। जिस पर बोलता है नोनिम कि ये सब तो नॉर्मल बात है ना, कोई भी पता कर सकता है। यहाँ पर वो बोलता है कि क्या सचमुच में, तो फिर क्या हम किरदार का चेहरा देख सकते हैं, आखिर उसका क्या मतलब था। जिस पर बोलता है मेरे ख्याल से उसके कहने का मतलब बेबी का ये था कि वो जल्दी नहीं पकड़ी जाएगी। उसने ज़रूर ही किसी तरीके की जाल बिछाया होगा, उसने योजना बनाई होगी, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा होशियार है। लेकिन उसने तो इसे इतनी आसानी से पकड़ लिया गया था ना। जिस पर बोलता है कि नहीं, वो नहीं पकड़ा जाएगा, मुझे पता है। लॉर्ड की सबसे ज़्यादा होशियार में से एक हैं, उसने न जाने कितनी जानकारी हासिल की है, तुम्हें नहीं लगता है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, वो कोई अंदरूनी व्यक्ति ही हो सकता है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, और बेबी को ज़रूर कोई पकड़ नहीं पाएगा। यह इन्होंने बोलता है कि हाँ, अगर उसने हमें गद्दार को पकड़ने के लिए कहा है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो वापस सुरक्षित जगह पर होगी। मेरे ख्याल से साफ साफ बातें हैं, कुछ भी मुश्किल ही नहीं है हमारे लिए। ज़रूर उसने किसी चीज़ को कब्जा किया हुआ है, और शायद हमारे भीतर ही कोई गद्दार है। यहाँ पर हमें डिवाइन पैलेस का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारा एमसी को एक बंदा बोल रहा होता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम राशि चक्र चूहे के देव हो, है ना, तो क्या तुम सचमुच में हो। लेकिन जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वो तो बिल्कुल अलग था ना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, जो तुम बात कर रहे हो मैं वही हूँ, और वैसे भी मेरे बारे में तुमने क्या सुना हुआ था। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, मैं बस ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि तुम सही भी हो, तो भी तुम्हारे पीछे जो लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो कहाँ पर हैं। जिस पर बोलता है कि क्या तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या क्या उसे बोल रहे हो जिसके हाथ में तलवार थी। जिस पर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। हमारे एनसी बोलता है कि अरे वो दरअसल क्या है कि वो बोला कि उसे कुछ काम है, बाकी सारे राशि चक्र को भी पकड़ना है, इसलिए वो चला गया। तो क्या मैं अभी अंदर जा सकता हूँ। अमन सोच रहा होता है कि मैंने तो बस उसे नरक में फेंक दिया। जिस पर बंदा बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है इस समय, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी देख रहा होता है उस पवेलियन को, एंड उन्होंने सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है, मुझे ट्योल्बो से मिलना है। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर मैं कब तक इस तरीके से नाटक कर पाऊंगा। मुझे जितना जल्दी हो सके ट्योल्बो से मिलने के लिए इन्हें फॉलो करने होगा, और इंसान की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसे बचाना होगा। एक बार मैं उससे मिल लूँ तो उसे ख़त्म कर दूंगा, और उससे पहले मुझे बेबी को बचाना होगा। सो वो बोलता है कि बेबी कहाँ पर है। जिस पर होता है बेबी, क्या तुम दूसरी रांची चक्र से मिलना चाहते हो। जिस पर बोलती है कि हाँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि लगता है कि तुम कोई नए हो, मैं इसे संभाल लूँगी। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ क्लियोपैट्रा, मैं यहाँ पर जो मास्टर ट्योल्बू हैं मैं उनकी कॉमरेड हूँ, और यहाँ पर इस पवेलियन को संभालती हूँ। तुम मुझे क्लियो बोल सकते हो मिस्टर रैट। यहाँ पर बोलती है उसे हमारे एमसी को फ्लर्ट करते हुए कि चलो मैं यहाँ काम संभालती हूँ, मैं तुम्हें आराम कमरा दिखा देती हूँ। जिस पर बोलता है कि ओ ठीक है। यहाँ पर उनकी ऐसी ही बातें चल रही होती हैं। यहाँ पर वो जॉम्बी भी देख रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि मैंने जो सुना हुआ था ये तो बिल्कुल उससे उल्टा है। मैंने तो सुना हुआ था कि जो चूहे के चक्र का राशि चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक हैं और बहुत कमज़ोर भी है, ये तो बहुत मजबूत दिखता है। यहाँ पर क्लियोपैट्रा भी बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम ट्योल्बो मास्टर से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब हो। तुम्हारे हाथ की तलवार कहाँ है, ये कुल्हाड़ी, तुम्हारे हथियार कहाँ पर है जो तुम्हें ट्योल्बो ने दिया हुआ। जिस पर बोलता है कि इधर टटोलना बंद करो, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं वैसे भी ये सब कुछ पसंद नहीं करता। जिस पर बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम चूहे के राशि चक्र वाले देव नहीं हो, तुम कोई और ही हो, क्योंकि तुम्हारे मसल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं जबकि उसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तुम निडर हो जबकि वो डरता हुआ था। तभी कोई उससे बोलता है कि क्लियोपैट्रा अपना हाथ हटाओ। ये एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि 12 राशि चक्र के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है, अगर तुम्हें आदमियों के साथ फ्लर्ट करना ही है तो कहीं और करो। जिस पर बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों लग रहे हो, और वैसे भी मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी। जिस पर बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम ट्वेल्व के दिए गए फॉलो को नहीं करने वाली हो, क्या तुम उनकी बात नहीं मानोगी। जिस बोलते हैं अरे देखो ये कौन बोल रहा है, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है, तो आओ लड़ाई कर लेते हैं, वैसे भी देख लेते हैं कि कौन ताकतवर है। यूं आवारा कुत्ते की तरह भौंकना मेरे ऊपर बंद करो। जिस पर उसे गुस्सा आते हुए बोलता है कि अगर ट्योल्बो मास्टर ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो अब तक मैं तुम्हें कुचल चुका होता। यहाँ पर बोल रही होती है कि ठीक है, तो अपने काम पर ध्यान दो। जिस पर बोलता है कि ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्नेक है वो कुछ खाना चाहता है। जिस पर बोलता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छे से काम करना, मैं भी अपना काम करने जा रही हूँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर बोलता है कि ठीक है, अपने रास्ते पर ज़रा संभाल कर जाना। यहाँ पर उसे इग्नोर कर रही होती है। यहाँ हमारा अंशुमन सोच रहा होता है कि लगता है कि सारे के सारे लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया है, क्या सारे के सारे राशि चक्र यहीं पर हैं। चलो देखते हैं कि अब मैं बेबी को कैसे ढूंढ पाऊंगा।